प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ऋतुकालीन कवियों में बिहारी का क्या स्थान है उसे निर्धारित करेंगे। परीक्षा में बार बार में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋतुकालीन कवियों में बिहारी का स्थान निर्धारित कीजिए। सबसे पहले बिहारी का परिचय यदि हम देखें तो इनका जन्म ये माना जाता है कि संवत 1595 में ग्वालियर में हुआ था और इनका संबंध राजस्थान में किस तरह से हुआ, इसके पीछे एक दोहा है, उसका मैं आरंभ में ही वर्णन करना चाहूँगा कि जयपुर के नरेश स्वाई राजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेम में या अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर उन्होंने ध्यान देना ही जैसे बंद कर दिया था। मंत्री आदि सब लोग बहुत चिंतित थे, किंतु राजा से कहने की शक्ति किसी में थी नहीं। बिहारी ने ये कार्य अपने ऊपर लिया और उन्होंने निम्नलिखित जो मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी आपके सामने निम्न वर्णित जो दोहा है वो उन्होंने राजा के पास लिखित रूप में पहुंचाया। दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कवन हवाल। यानी अभी तो ये रानी नवोढ़ा है, सांकेतिक भाषा है, कली का माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो कली जो अभी पूरी तरह से पुष्प बना ही नहीं है और उस कली के ऊपर दिन रात भंवरा मंडरा रहा है, तो जिस दिन वो पुष्प विकसित होगा उस दिन उसकी क्या हालत होगी। इस दोहे को जो ही राजा ने पढ़ा और भावार्थ समझा तो ये राजा के लिए ये दोहा जैसे मंत्र का काम कर गया और वो रानी का जो एक प्रेम पाश जिससे वो बंधे पड़े थे उससे वो मुक्त होकर और वापस अपना राजकाज संभालने लगे। साथ ही बिहारी की जो काव्य कुशलता है उससे वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और तब से बिहारी का संबंध सीधा सीधा राजस्थान से रहा। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचनाएं करने लगे, चारों तरफ उनका अच्छा खासा नाम होने लगा, बहुत यश उनको मिलने लगा। बिहारी की रचनाओं की यदि हम बात करें तो सतसई उनकी प्रसिद्ध रचना है जिसकी बार बार में जिसका जिक्र आता है। बिहारी सतसई में 700 सप्तशती यानी सतसई सप्तशती, शत को 7 बार यदि हम जोड़ें तो 700 है ना, तो 700 से ऊपर जिसमें दोहे हैं, माना जाता है कि 719 कुल दोहों की संख्या है। तो ये जो 719 दोहे हैं ये बिहारी सतसई में संकलित हैं। यद्यपि इसमें कहा जाता है कि कुछ दोहे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उनको संदिग्ध मानते हैं। इसके अंदर जितने भी दोहे हैं वो बहुत ही सराहनीय और सुंदर हैं और यूँ हम कह सकते हैं कि लगभग 200 दोहे तो इतने अच्छे हैं कि उनको हम उत्कृष्ट ठहरा सकते हैं। उनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी और ब्रज भाषा उत्तर भारत की उसमें सर्वमान्य भाषा हुआ करती थी और इस भाषा में जो कवि लिखते थे, रचते थे, वो बहुत सम्मानित दृष्टि से देखे जाते थे। बिहारी ने बहुत सुंदर ढंग से ब्रज भाषा का बहुत ही प्रभावी प्रयोग किया। बिहारी सतसई को यदि हम अलग अलग भागों में बांटना चाहें तो मोटे तौर पर
इसके तीन भाग किए जा सकते हैं। एक तो नीति, दूसरी भक्ति और तीसरी श्रृंगार। और तीनों ही रूपों में, तीनों ही भागों में एक से बढ़कर एक काव्य की सुंदरता है। श्रृंगार की यदि हम बात करें तो नायक नायिका का भेद पूरी तरह से रूपांग सौंदर्य, एक एक अंग की जो रूप है उसका बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण उन्होंने किया है। नायक नायिका का भेद, उनके हाव भाव, विलास, उसको बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने चित्रित किया। उनके नायक और नायिका के रूप में यदि हम देखें तो सबसे पहले उनके नायक श्री कृष्ण और नायिका राधा हैं। और इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार को ध्यान में रखा गया है। इसलिए इनका जो काव्य है वो गूढ़ार्थ व्यंजना प्रधान है। उनके अंदर, उन दोहों में आध्यात्मिक रहस्य है और धर्म का मर्म छुपा हुआ है। इसके बाद सतसई के जो मुक्तक दोहे हैं उनकी हम बात करें तो एक के बाद एक कई तरह के विषय इन मुक्तक दोहों में हमें देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग विषयों पर अलग अलग ढंग से उन्होंने अपने विषयों को रखा है। इसके बाद हम बात करें अन्य कवियों की तो बिहारी के समकालीन जो अन्य कवि हैं उनकी मुक्तक रचनाओं को यदि हम बिहारी की रचनाओं के साथ में तुलना करेंगे तो बिहारी उन सब से अलग ही रूप में नजर आएंगे। अर्थात उनका जो काव्य है वो अलग ही प्रकार का और बहुत ही प्रभावी काव्य है। इसीलिए आपने सुना होगा और उनके लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। छोटे छोटे दोहे, देखने में छोटे लगने वाले लेकिन मर्म को छू लेने वाले, अंदर तक प्रभाव डालने वाले। बिहारी की जो भाषा और शब्दों का चयन है उसको पढ़कर और सुनकर उनकी तारीफ करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। बिहारी सतसई के ऊपर बहुत सारी आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी गई हैं और वर्तमान समय में तो उनके ऊपर कई टीकाएं भी प्रकाशित हो गई हैं जिनमें विस्तृत रूप से बिहारी के ऊपर लिखा गया है। बिहारी के काव्य की मुख्य यदि हम विषय उसमें खोजें तो हम पाएंगे कि श्रृंगार उनका मुख्य विषय है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का बहुत सूक्ष्म और बहुत प्रभावी वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है। साथ ही उनके काव्य में मार्मिकता बहुत अधिक है, बड़ी मार्मिकता के साथ उन्होंने प्रस्तुति दी है। यहाँ पर एक हम उदाहरण ले रहे हैं संयोग श्रृंगार। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुन हंसे देन कहे नट जाए। बिहारी का जो वियोग वर्णन है वो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है।
यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता की हमें कमी नजर आती है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए देखिए किस तरह से वो वर्णन करते हैं। इति आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसास अनुसात। इसी तरह से बिहारी के ऊपर सूफी काव्य का भी प्रभाव है, इसलिए उनके काव्यों में कई कई जगह पर सूफियों की जो विचारधारा है वो भी दिखाई देती है। श्रृंगार के बाद हम भक्ति की बात करें, यद्यपि वो मूल रूप से तो श्रृंगारिक कवि हैं, उनकी जो भक्ति भावना है वो राधा और कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ प्रकट हुई है समय समय पर। सत्सई के आरंभ में मंगलाचरण का ये दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भावना का परिचायक है, जो आपने कई बार सुना होगा। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहे भी लिखे, किंतु उनकी संख्या कम है, थोड़ी है। धन संग्रह के बारे में देखिए, वो लिखते हैं अपनी सत्सई में, मति न गीति गलित यह जो धन धरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोर। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है इसका। प्रकृति चित्रण के ऊपर भी बिहारी किसी भी कवि से पीछे नहीं है। उनका जो 6 ऋतु वर्णन है, 6 ऋतुओं का अलग अलग तरह से वर्णन, वो बहुत ही सुंदर है। गर्मियों का एक दृश्य देखिए, ग्रीष्म ऋतु का चित्रण करते हुए वो लिखते हैं, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबा, जगत तपो तवन सो कियो दारिग दाग निधा। बिहारी किसी एक विषय के जानकार नहीं थे। उनके लिए हम कह सकते हैं कि उनके काव्य में बहुज्ञता थी, एक से ज़्यादा ज्ञान रखते थे, वो एक से ज़्यादा विषयों का ज्ञान रखते थे। इसलिए उन्होंने ज्योतिष, वैदिक, गणित, विज्ञान, इन विषयों को भी अपने काव्य में जोड़ा है, जो उनके ज्ञान का परिचायक है। गणित संबंधी तथ्य से परिपूर्ण एक दोहा देखिए, कहत सवे वेदी दियो आंगू 10 गुनो होतु, तिये लीलार बेंदी दियो ए गिनतु बढ़त उदोतु। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, इसका वर्णन मैं आपको कर ही चुका हूँ। इसमें सूर की चलती ब्रज की भाषा का विकसित रूप देखने को मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के अनेक शब्द इनके काव्य में आए हैं, किंतु वे कहीं भी अलग थलग लटकते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि बिहारी का जो शब्द चयन है वो बहुत ही सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग उन्होंने सदाभावों के अनुकूल ही किया। उनमें से एक भी शब्द भारत का प्रतीत नहीं होता। बिहारी ने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी बहुत सुंदरता के साथ, बड़ी कला के साथ प्रयोग किया है। शैली की यदि हम बात करें तो उन्होंने उनके 3 शैलियाँ उनके काव्य में देखी जा सकती हैं। वियोग के जो दोहे हैं, उन वियोग के दोहों में माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। भक्ति और नीति के यदि हम दोहे देखें तो उसमें प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली का प्रयोग किया है। जहाँ विषय दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि होंगे, वहाँ
उस शैली के लिए हम कह सकते हैं कि वो चमत्कारपूर्ण शैली है। बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रस देखने को मिल जाते हैं, और मुख्य रस हम जानते ही हैं कि श्रृंगार रस उनका मुख्य और पसंदीदा रस है। छंदों की यदि हम बात करें तो केवल 2 ही छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है, और वो हैं दोहा और सोरठा। दोहा छंद की प्रधानता है, दोहे का प्रयोग उन्होंने ज़्यादा किया है, तो सोरठा कम प्रयुक्त किया है। बिहारी के दोहे समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देने वाला जो नाम है वो है बिहारी। अलंकार की बात करें तो अलंकार की जो कारीगरी है उसमें भी बिहारी पीछे नहीं है। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार जरूर आ गया है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकार प्रयुक्त किए हैं। उनके जो विशेष प्रिय अलंकार हैं उसमें अतिशोक्ति, अन्योक्ति, सांगरूपक, ये उन्होंने अधिक प्रयुक्त किए हैं। यहाँ एक अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण आपके सामने। सवारथ सुकृत न श्रम वृथा, देखू विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर, तू पच्छिनु न मारी। कुल मिलाकर यदि हम हिंदी साहित्य में बिहारी के स्थान को निर्धारित करें तो उसका आधार क्या हो, उसके द्वारा रचित ग्रंथ। मेरा ये मानना है कि उनके द्वारा रचित ग्रंथों की तुलना में जो कुछ उन्होंने लिखा है वो कितना गुणी है, उसके गुण का क्या स्तर है, उस पर यह निर्भर करता है। और बिहारी के साथ भी यही बात है कि अकेले उनकी जो अकेली एक सत्सई कृति है उसी से बिहारी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। और मैं तो कहूँ अमर ही नहीं बल्कि रीतिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवियों में वो ऊपर आ गए। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सत्सई के समान ख्याति किसी दूसरी रचना को नहीं मिली। यही वो ग्रंथ है जिस पर अनेक टीकाएं लिखी। अनेक कवियों ने इसके जो दोहे हैं उनको आधार बनाकर कई छंदों की रचना की। और आज भी बिहारी सत्सई रसिक जनों का यूँ कहें कि सर्वश्रेष्ठ काव्य बना हुआ है। अपने काव्य गुणों के कारण बिहारी महाकाव्य की रचना करने पर भी, उन्होंने हालांकि महाकाव्य की रचना नहीं की, तो महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवि कहलाते हैं। उनके संबंध में राधा कृष्ण दास जी ने जो लिखा वो महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं राधा कृष्ण दास जी कि यदि सूर सुर है, यदि सूर सुर हैं, तुलसी शशि और उड़गन केशवदास हैं। सूर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, कहा कि यदि ये हैं तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। तो राधा कृष्णदास जी की इस उक्ति के साथ हम ये कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों में बिहारी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। थैंक यू।